सभी छात्रों को नमस्कार। आज हम बीएससी पार्ट थर्ड की प्लांट फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री वाली बुक में से एक टॉपिक लेने जा रहे हैं। टॉपिक का नाम है एंजाइम, या जिसे हम बायोकैटलिस्ट या बायोलॉजिकल मिडलमैन के नाम से भी जानते हैं। सबसे पहले हमें ये ध्यान रखना है कि एंजाइम जो टॉपिक है या एंजाइम जो वर्ड है वो प्लांट फिजियोलॉजी का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है। और जितनी भी पौधों के अंदर फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी होती है, चाहे वो फोटोसिंथेसिस हो, रेस्पिरेशन हो, प्रोटीन सिंथेसिस हो, एमिनो फैट मेटाबॉलिज्म हो, कोई भी प्रकार की चाहे वो कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक दोनों रिएक्शन है, बिना एंजाइम की मदद से नहीं हो सकती। तो इस प्रकार ये जो टॉपिक है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस टॉपिक में हम एंजाइमों की डेफिनेशन, एंजाइमों की खोज कैसे हुई, एंजाइमों का डिस्ट्रीब्यूशन, उसका क्लासिफिकेशन, उसका स्ट्रक्चर, फंक्शनिंग, कौन कौन एंजाइम को प्रभावित करता है, इन सब के बारे में स्टेप बाय स्टेप जानकारी लेंगे। सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि एंजाइम क्या है। एक सिंपल अगर अपन इसको परिभाषित करना चाहें या डिफाइन करना चाहें तो ये कार्बनिक पदार्थ होते हैं जो जीवित कोशिकाओं में रासायनिक अभिक्रियाओं को नियंत्रित और निर्देशित करते हैं। जितनी भी जो केमिकल रिएक्शन होगी प्लांट के अंदर उनको कंट्रोल करेंगे और उनको डायरेक्शन कर देते हैं। एंजाइम जो शब्द है वो सबसे पहले कुहने नामक वैज्ञानिक 1878 ने इस शब्द का प्रयोग किया था। आगे हम एंजाइमों की डिस्कवरी में पढ़ेंगे, तब अलग अलग वैज्ञानिक किसने इसकी खोज की, शुद्ध रूप से किसने इसको प्राप्त किया, उसके बारे में भी अध्ययन करेंगे। अब एंजाइम शब्द की जो उत्पत्ति है वो एक ग्रीक भाषा से हुई है, EN। आप ये ध्यान रखें, दो वर्ड होते हैं, एक तो होता है EN का मतलब होता है इन, अंदर, और दूसरा वर्ड होता है जाइम, ZIME, जिसका मतलब होता है ईस्ट, सैकेरोमाइसिस जिसको हम लोग कहते हैं, उससे मिलके बना होता है। इसको भी हम आगे जो डिस्ट्रीब्यूशन वाला जो टॉपिक पढ़ेंगे उसमें अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले आपको इसकी डेफिनेशन क्या है, वे कोशिकीय पदार्थ जिन पर एंजाइम अभिक्रिया करते हैं उन्हें सबस्ट्रेट कहते हैं, तथा अभिक्रिया के अंत में बनने वाले पदार्थ को हम लोग क्या कहेंगे, प्रोडक्ट कहेंगे। तो ये तो एंजाइम का एक फंक्शन हो गया। परिभाषा में ऐसे करेंगे कि एंजाइम वे प्रोटीन यौगिक हैं जो सजीव कोशिकाओं में रासायनिक अभिक्रिया को उत्प्रेरित करते हैं। यहाँ अपने को ये ध्यान और चीज़ रखना है कि एंजाइम केवल उत्प्रेरण का कार्य करते हैं तथा ये स्वयं अपरिवर्तित रहते हैं। एंजाइम की जो स्ट्रक्चर होगा वो कभी भी प्रभावित नहीं होगा। जैसा कि मैंने परिभाषा बताई कि एंजाइम वे यौगिक हैं जो सजीव कोशिकाओं में रासायनिक अभिक्रिया उत्प्रेरित करते हैं या मोटिवेट जिसको कहते हैं, और बायोकैटलिस्ट भी इनको कहते हैं, जैसा कि ऊपर हम लोगों ने इसके बारे में डिस्कशन कर लिया है। अब आपको ये भी ध्यान रखना है कि एंजाइम जो होते हैं अकार्बनिक उत्प्रेरक, आगे हम स्टडी भी करेंगे, या जो फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी आएगी उसमें बहुत सारे इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट होते हैं, उनमें और इसमें कुछ समानताएं भी पाई जाती है और कुछ अंतर भी पाया जाता है। तो दोनों का हम अध्ययन करेंगे कि एंजाइम और इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट के मध्य में क्या समानताएं होती है और क्या असमानताएं होती है। सबसे पहले सिमिलरिटीज़ के बारे में अगर हम देखें तो दोनों जो है, पहली सिमिलरिटी है, दोनों रासायनिक अभिक्रिया के अंत में अपरिवर्तित रहते हैं और बार बार प्रयुक्त होते हैं, और दोनों ही अत्यंत कम सांद्रता में या अल्प सांद्रता में प्रयुक्त होते हैं। जो भी रासायनिक अभिक्रिया होगी उसके एंड में इनकी संरचना में, इनके स्ट्रक्चर में किसी प्रकार का चेंजेस नहीं होगा। दूसरा, दोनों रिएक्शन को प्रारंभ नहीं करते। ये अभिकारकों की सक्रिय ऊर्जा को कम करके अभिक्रिया की दर को बढ़ाते हैं। इसको हम बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। आगे हम पढ़ेंगे कि सक्रिय ऊर्जा क्या होती है या सक्रिय ऊर्जा का एंजाइम से क्या रिलेशन है। यहाँ पे आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट और एंजाइम जो होंगे वो एक्टिवेशन एनर्जी को कम करते हैं, अभिक्रिया को प्रारंभ नहीं करते। तीसरा, दोनों ही अभिकारकों के मध्यवर्ती अस्थायी, जिसको हम लोग इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स भी कह सकते हैं, का निर्माण करते हैं। कैसे, जैसे यहाँ पे आप देखें ये ई दिखा रखा है, ई का मतलब एंजाइम, सबस्ट्रेट जिस पर एंजाइम काम करेंगे, एक मध्यवर्ती उत्पाद बनेगा जिसको हम ES कहेंगे या एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स कहते हैं, और एंड में आपका प्रोडक्ट बन जाएगा जो उत्पाद जिसको हम बोलते हैं। अभिक्रिया का मेन उद्देश्य ये होता है। और एंजाइम की संरचना आप देखें ये अपरिवर्तित है, जिस प्रकार का इसमें दिखा रखा है वैसा का वैसा आप एंजाइम आपको यहाँ मिल गया। तो दोनों के अंदर ये समानता है। अब हम देखेंगे कि कुछ समानता हैं तो दोनों के बीच में कुछ असमानताएं भी है। अकार्बनिक जो उत्प्रेरक होते हैं सूक्ष्म कार्बनिक अणु या आयन होते हैं, ये आपको ध्यान, अकार्बनिक अणु या आयन होते हैं, जबकि एंजाइम जटिल प्रोटीन अणु होते हैं जो त्रिविम संरचना प्रदर्शित करते हैं। अकार्बनिक उत्प्रेरक
अनेक रिएक्शन को उत्प्रेरित कर सकते हैं, जबकि एंजाइम विशिष्ट क्रियाकारक पर ही सक्रिय करते हैं। इसके बारे में भी हम आगे अध्ययन करेंगे कि एंजाइम विशिष्ट क्रियाकारक पर कैसे अपनी एक्टिव करते हैं या अपनी अभिक्रिया को विशिष्ट एंजाइम पर किस प्रकार से कार्य करते हैं। ये पहला अंतर। दूसरा अंतर आपको ये ध्यान रखना है कि जो एंजाइम होते हैं वो अकार्बनिक उत्प्रेरकों की तुलना में तापमान और पीएच के प्रति है वो अधिक संवेदनशील होते हैं। ये भी ध्यान रखना है कि टेम्परेचर का जो इफेक्ट है वो एंजाइम पर ज़्यादा होता है बनिस्पत की अपन कह सकते हैं कि इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट पर। दूसरा ये भी है कि अकार्बनिक उत्प्रेरक जो होते हैं उनकी तुलना में एंजाइम की जो उत्प्रेरक कैपेसिटी होती है वो अधिक होती है। इस प्रकार से दोनों के बीच में जो इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक कैटलिस्ट और एंजाइम के मध्य में कुछ असमानताएं हैं और कुछ असमानताएं पाई जाती है। अब हम देखेंगे कि एंजाइमों की खोज, कब एंजाइम की खोज हुई या एंजाइम की खोज के बारे में क्वेश्चन आ सकता है, किसने इसका नाम लिखा, नाम बताया किसने, एंजाइमों को क्रिस्टलीय रूप से किसने प्राप्त किया। तो एक दो वैज्ञानिकों के नाम आपको ध्यान रखना है, एक एक करके हम इस डिस्कशन करते हैं। एंजाइम जो है प्राचीन काल से इसका प्रयोग किया जाता है। ऋग्वेद, या मैंने ऋग्वेद लिख रखा है, में अल्कोहल फर्मेंटेशन का उल्लेख मिलता है। आपको ध्यान है, इसके बारे में आपने पढ़ा होगा। ग्रीक निवासी किण्वन क्रिया द्वारा वाइन या मदिरा का उत्पादन करते थे और इसके अलावा पनीर, डबल रोटी, सिरका आदि का सभी का जो उत्पाद था वो एंजाइम की सक्रियता का ही परिणाम था। हालांकि उस समय उसके बारे में जानकारी नहीं थी, लेकिन ये सब जो प्रोडक्ट बनते थे उसमें एंजाइम का डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से भूमिका थी। एक वैज्ञानिक थे रेने ह्यूमर 1752, उन्होंने बाज के गैस्ट्रिक जूस के बारे में अध्ययन किया और उन्होंने बताया कि ये भोजन को पचाता है। हालांकि ये अपन ये कह सकते हैं कि एंजाइम के सर्वप्रथम एंजाइम की जो क्रिया थी उसके बारे में जो सर्वप्रथम अध्ययन था वो किसने किया था? रेने ह्यूमर ने। ये एक वैज्ञानिक का नाम आप याद रख सकते हैं। फिर दूसरे जो और वैज्ञानिक थे इसमें, जिसमें आप ये भी ध्यान रखें, बर्जीलियस, येलुशाक, लुइस पास्चर, इन्होंने ये बताया कि ईस्ट सेल, जिसको हम लोग सैकेरोमाइसिस कहते हैं, में उपस्थित फर्मेंट शर्करा को एल्कोहल में परिवर्तित करता है। फर्मेंट को हम लोग बोलते हैं किण्व। तो उन्होंने सबसे पहले इसमें जानकारी दी और कुहने ने, जो वैज्ञानिक जिन्होंने सबसे पहले एंजाइम शब्द का प्रयोग किया, और एंजाइम शब्द जो फर्मेंट जो एल्कोहल जो शुगर को एल्कोहल में परिवर्तित करता था उसके लिए इस शब्द का प्रयोग किया। तो इस नाम को आप ध्यान रखें, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। एक और नाम आप ध्यान रखें, एडवर्ड बुकनर 1897 ने फर्मेंट एक्सट्रैक्ट को जाइमेज का नाम दिया। उन्होंने जो फर्मेंट जो भी था, जो एंजाइम नाम था, तो उसका नाम जो पर्टिकुलर शुगर को एल्कोहल में परिवर्तित करता है उस एंजाइम के लिए, उस फर्मेंट के लिए उन्होंने क्या नाम दिया? जाइमेज। तो यहाँ आपने अभिक्रिया को दिखा रखा है, ये जो शुगर है इस शुगर को इथेनॉल, एल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित करने का काम कौन करेगा? जाइमेज। और ये जाइमेज ईस्ट सेल में नेचुरल रूप से, और इस एक्सट्रैक्ट को प्राप्त जब अपन निकालते हैं तब भी यही अभिक्रिया करने का काम करता है। तो सबसे पहले जो बुकनर है इसने इसका नाम जाइमेज दिया। इसी प्रकार एक और वैज्ञानिक का नाम ध्यान रखते हैं, जेबी सुमनर। इन्होंने 1926 में यूरिएज, जो यूरिया के ऊपर काम करता है, को क्रिस्टल रूप से प्राप्त किया और बताया कि एंजाइम जो होते हैं वो प्रोटीन के बने होते हैं। इसी प्रकार से नॉर्थरॉप ने पेप्सिन, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन आदि जो एंजाइम थे को शुद्ध रूप में प्राप्त करने का कार्य किया। तो दो तीन वैज्ञानिक नाम आप ध्यान रखें, जिसमें कुहन या कुहने कह सकते हैं, सोमनर और बुकनर, इन तीन वैज्ञानिकों के नाम आप कम से कम ध्यान रखें। अब एंजाइमों का डिस्ट्रीब्यूशन या वितरण, मतलब एंजाइम हैं वो कहाँ पाए जाते हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है, जैसे हमें पता है कि एंजाइम में सारे के सारे प्रोटीन के बने होते हैं, इनका निर्माण जीवित कोशिकाओं में होता है, और प्रोटीन के बने होने के कारण एंजाइमों का जो उत्पादन होता है वो जीन के द्वारा नियंत्रित होता है। प्रोटीन सिंथेसिस हम लोग आगे पढ़ेंगे, तो जो भी प्रोटीन का निर्माण होता है वो जीन द्वारा कंट्रोल होता है। अब एंजाइम कोशिका के अंदर जहाँ इसका उत्पादन हुआ है अथवा कोशिका के बाहर कार्य कर सकते हैं। तो जो एंजाइम जिन कोशिकाओं में संश्लेषित करते हैं, अगर वहीं ये कार्य करें तो उसको हम लोग बोलते हैं एंडो एंजाइम। ठीक है। और इस प्रकार के ज़्यादातर एंजाइम माइटोकॉन्ड्रिया, रेस्पिरेशन से संबंधित, क्लोरोप्लास्ट, फोटोसिंथेसिस से संबंधित, लाइसोसोम और न्यूक्लियस में पाए जाते हैं। ऐसे एंजाइम जो कोशिका के बाहर कार्य करते हैं उसे हम एक्सो एंजाइम कहते हैं। और इस प्रकार के एंजाइम जो इंसेक्टिवर्स प्लांट होते हैं उनके ट्राइकोम या जो डाइजेस्टिव ग्लैंड होती है उनमें बनते हैं, जैसे फॉस्फेटेज, एस्टेरेज, प्रोटीएज आदि कुछ एंजाइम होते हैं, वो इसका जो एक्सो एंजाइम के एग्जाम्पल है। इसी प्रकार कुछ खाद्यान्न जो खाने वाले पदार्थ होते हैं उसमें एमाइलेज का निर्माण होता है, जो स्टार्च का पाचन करते हैं। इसके अलावा भी आपको ध्यान रखना है कि एंजाइम जो होते हैं वो बैक्टीरिया के अंदर, फंजाई के अंदर, उनमें भी आपको देखने को मिल सकता है। तो डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से आपको दो चीज़ें ध्यान रखनी है कि जहाँ निर्मित होते हैं वहीं अगर कार्य करें तो
एंडो एंजाइम और वहाँ न कार्य करें, दूसरी जगह कार्य करें, तो उसे हम एक्सो एंजाइम कहते हैं। अब एक सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक और हम लेने जा रहे हैं कि एंजाइमों का नोमेनक्लेचर या क्लासिफिकेशन। जैसे आगे अभी हमने नाम देखे, फॉस्फेटेज, एस्टेरेज, है ना, राइबोन्यूक्लिएज, इस प्रकार के एंजाइम हम देखें, या और भी एक्सोकाइनेज। तो ये नाम कैसे रखे गए, इन एंजाइमों के नामकरण का क्या नियम है? तो अलग अलग नियम दिए गए हैं। अब इसमें जो नामकरण जितना भी एंजाइमों का नाम होगा, उसमें एक तो आपको ये ध्यान रखना है कि उसके पीछे की तरफ जो प्रत्यय या जिसको हम लोग सफिक्स कहते हैं वो एज लगता है। और कई सारी पद्धतियां नामकरण के लिए दी गई है। जैसे एक पहली पद्धति थी क्रियाधर पर आधारित नामकरण। इसका मतलब ये हुआ कि जो एंजाइम है उस एंजाइम का जो नाम रखा गया है वो किस हिसाब से रखा गया है, एंजाइम के जो नाम रखा गया है वो इस आधार पर रखा गया है कि जिस क्रियाधर को वो उत्प्रेरित करेगा उसके नाम के अंत में सफिक्स जो एज है वो लगा दिया जाता है। जैसे एक एग्जाम्पल यहाँ देखें, एक एंजाइम का नाम लिख रखा है, एक सबस्ट्रेट का नाम लिख रखा है आर्जिनिन। तो आर्जिनिन पर जो एंजाइम काम करेगा उसको हम लोग बोलते हैं आर्जिनेज। तो जो क्लासिफिकेशन किस आधार पर किया गया, नोमेनक्लेचर बेस्ड ऑन सबस्ट्रेटम, क्रियाधर पर आधारित वर्गीकरण। एक और एग्जाम्पल दे रखे हैं कि अगर कोई एंजाइम सुक्रोज पर कार्य करता है तो उसका नाम क्या दे दिया, सुक्रेज। इस आधार पे और भी कई सारे जैसे लाइपेज नाम रख दिया, प्रोटीनिएज रख दिया, प्रोटीनेज, न्यूक्लियस इत्यादि। पहला क्लासिफिकेशन था नोमेनक्लेचर बेस्ड ऑन द सबस्ट्रेटम। दूसरा जो क्लासिफिकेशन है वो किस आधार पर है कि रासायनिक अभिक्रिया के आधार पर, जिस प्रकार की अभिक्रिया हो रही है उसके आधार पर अगर हम लोग नाम रखें। जैसे इसमें एंजाइम को जो नाम है उनके द्वारा उत्प्रेरित अभिक्रिया के आधार पर रखा जाता है। जैसे मान लो कोई अभिक्रिया है, कोई एंजाइम है वो ऑक्सीकरण की अभिक्रिया कर रहा है तो उसके लिए नाम हम क्या रखेंगे, ऑक्सीडेज। अगर मान लो कोई अपचयन की अभिक्रिया कर रहा है या जिसको रिडक्शन कर रहा है तो उसका नाम लेंगे हम रिडक्टेज। अगर कोई एंजाइम जल अपघटन में भाग ले रहा है तो उसके लिए हम क्या रख लेंगे, हाइड्रेलेज। तो दूसरा जो क्लासिफिकेशन था नोमेनक्लेचर बेस्ड ऑन सबस्ट्रेट। तीसरा जो क्लासिफिकेशन है वो है नोमेनक्लेचर बेस्ड ऑन सबस्ट्रेटम एंड टाइप ऑफ रिएक्शन। दोनों के ऊपर इसका नाम रखा गया। इसमें आप एग्जांपल देखें, जैसे एक एंजाइम का नाम लिख रखा है, एक एंजाइम का नाम लिखें सक्सिनिक एसिड डिहाइड्रोजिनेज, ये एक एंजाइम का नाम है। अब इसमें आप ध्यान रखें कि इसमें एंजाइम जो है वो सक्सिनिक एसिड पर क्रिया करता है। सबस्ट्रेट कौन हो गया, सक्सिनिक एसिड, तथा डिहाइड्रोजन अभिक्रिया को उत्प्रेरित करता है, ये अभिक्रिया का टाइप हो गया। तो इसमें क्या हुआ कि इसका जो एंजाइम का नाम रखा गया वो दोनों प्रकार को, या एक और एग्जांपल लिखें एस्कॉर्बिक एसिड ऑक्सीडेज, किसके ऊपर कार्य करेगा, सबस्ट्रेट एस्कॉर्बिक एसिड, और अभिक्रिया का जो टाइप है वो कौन सा है, ऑक्सीकरण करने का है, इसलिए इसका नाम रखा गया। तो तीन क्लासिफिकेशन तो ये है। अब जो सबसे महत्वपूर्ण जो क्लासिफिकेशन है उसको हम लोग बोलते हैं मॉडर्न नोमेनक्लेचर और क्लासिफिकेशन, आधुनिक नामकरण और वर्गीकरण। और ये सबसे महत्वपूर्ण है और इसके बारे में एग्जाम के अंदर एक शॉर्ट क्वेश्चन है वो पूछा जा सकता है। इसमें आपको क्या ध्यान रखना है, अंतर्राष्ट्रीय जैव रसायन संघ, इंटरनेशनल यूनिट ऑफ बायोकेमिस्ट्री, जिसको हम लोग IUB कहते हैं, के निर्देशन में एंजाइमोलॉजी कमीशन ऑफ एंजाइमोलॉजी 1961 में इसकी स्थापना हुई, ने एंजाइमों के नामकरण और वर्गीकरण की क्रमबद्ध सिस्टेमेटिक नोमेनक्लेचर की सिफारिश की। और इसमें जो क्लासिफिकेशन या नामकरण किया गया उसमें 6 पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। इसमें एक एग्जाम्पल द्वारा हम इसको समझने का प्रयास करेंगे। तो पहला तो नाम तो ये है IUB ने एक टेबल बनाई और उस पूरी टेबल में जितने भी जो एंजाइम हैं उन सब का क्लासिफिकेशन किया। पहला, इस जो टाइप है या जो नोमेनक्लेचर जो सिस्टम है उसमें 6 वर्ग रखे गए, मेजर क्लासेज। फिर इन 6 को प्रत्येक वर्ग को सब क्लासेज में विभक्त किया, जो 6 है उनकी फिर सब क्लासेज बताएगी, और प्रत्येक सब क्लास को फिर सब क्लास में विभक्त किया गया। और चौथा पॉइंट है कि प्रत्येक एंजाइम को 4 अंकों की एक कोड नंबर दिया गया, जिसको हम लोग इसी कोड या एंजाइम कमीशन कहते हैं। तो प्रथम संख्या मुख्य वर्ग को दर्शाती है, द्वितीय संख्या सब क्लास को दर्शाती है, तृतीय संख्या सब क्लास को दर्शाती है, और चौथा संख्या जो है एंजाइम के स्पेसिफिक नाम ऑफ एंजाइम को दर्शाती है। और एंजाइम के नाम में पहले क्रियाधर का नाम और बाद में उत्प्रेरित अभिक्रिया की प्रकार सम्मिलित होती है। तो इसी जो है एंजाइम कमीशन और जो मॉडर्न क्लासिफिकेशन है उसमें 4 क्लास रखना है, आपको ध्यान रखनी है। अब एक एग्जाम्पल द्वारा हम समझने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से किसी एंजाइम का जो नाम है वो इस सिस्टम के द्वारा रखा जा सकता है। यहाँ पे एक एग्जाम्पल देखें, एक एंजाइम का नाम लिख रखा है नाइट्रेट रिडक्टेज, ठीक है। तो मॉडर्न क्लासिफिकेशन में नाइट्रेट रिडक्टेज को इसी एंजाइम कमीशन 1.6.6.1 से दर्शाया जाता है। अब इसमें क्या क्या 1 क्या है,
पहला क्या है कि एंजाइम के वर्ग को दर्शाता है, जिसको हम लोग ऑक्सीडोरिडक्टेज कहते हैं। अब आगे एंजाइम का क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे और उसमें सबसे पहली जो क्लास है वो ऑक्सीडोरिडक्टेज है। तो नाइट्रेट रिडक्टेज इसका टाइप है, इसलिए पहला वर्ड अपने क्या लिख दिया 1। ठीक है, 1.6। अब 1 तो आ गया पहली, अब 6 क्या है, सब क्लास एंजाइम के उपवर्ग को दर्शाता है। इस उपवर्ग में वे एंजाइम सम्मिलित किए गए हैं जो NADH या NADPH पर एक इलेक्ट्रॉन दाता के समान कार्य करते हैं। ये क्लासिफिकेशन में सेकंड सब क्लास को दिखाया गया। तीसरा सब क्लास 1.6.6। तो क्लास हो गई 1, 6 हो गई सब क्लास, ये क्लास, और ये है सब क्लास। तो ये तीसरे नंबर पे जो 6 आ रहा है ये सब क्लास के लिए यूज किया है। ये एंजाइम के उपवर्ग को दर्शाता है। इस उपवर्ग में वे एंजाइम सम्मिलित किए जाते हैं जो नाइट्रोजन समूह को इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण का कार्य करते हैं। और सबसे लास्ट में जो लास्ट में पॉइंट 1 और आ गया, ये उस प्रथम एंजाइम को प्रदर्शित करता है जो कि नाइट्रेट को नाइट्राइट में अपचेत करता है। ये पहला एंजाइम है, इसलिए ये इसके लिए अपन ने क्या लिखा है 1.1। तो एंजाइम थ्योरी के अंदर ये क्वेश्चन आपके आ सकता है कि EC 1.6.61 से आप क्या समझते हैं, तो क्लासिफिकेशन के हिसाब से आपको इसको समझाना है। अब आप देखें, एक यहाँ पे हमने एग्जाम्पल द्वारा जो IUB ने क्लासिफिकेशन दिया था उसके हिसाब से समझने का प्रयास करते हैं। जैसे आप देखें कि ये पहली क्लास है, ये कोई ऑक्सीडोरिडक्टेज के लिए, जैसा कि अभी हमने बताया। अब जो पॉइंट 1.1 में जो रखा गया है, एक्टिंग ऑन CHOS ग्रुप ऑफ डोनर के इस रूप में ये कार्य करता है। फिर तीसरे नंबर की जो सब क्लास है विथ NAD और NADP एज एक्सेप्टर, जैसा कि हमने पहले बताया। और चौथा जो है पॉइंट 1 एल्कोहल के लिए NADS ऑक्सीडोरिडक्टेज, यानी पहला ऐसा एंजाइम है जो एल्कोहल पर कार्य करेगा। तो ये 1.1.1 जो ये EC नंबर हो गए, ये एल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज के लिए काम करती है। अब आप देखें 1.1 थे, तो 1.2 में किस लिए कि 1.1 में एक्टिंग ऑन CHOS ग्रुप और 1.2 किसके लिए एक्टिंग ऑन एल्डिहाइड और कीटो ग्रुप। तो ये एक प्रकार का क्लासिफिकेशन किया गया, काफ़ी लंबा चौड़ा क्लासिफिकेशन है। टेबल द्वारा आप इसको याद कर सकते हैं। आपके सिलेबस में सिर्फ इतना है, आपको याद रखना है कि मॉडर्न नोमेनक्लेचर क्या होता है और EC नंबर क्या होता है, या आप अगर मान लो किसी एंजाइम के लिए जो कोड दी गई है उससे क्या अभिप्राय निकलते हैं। तो हमने आज एंजाइमों के कुछ डेफिनेशन और कितने प्रकार का इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है और कुछ वर्गीकरण के बारे में अध्ययन किया। अब कल एंजाइम के जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें मैं आपको एंजाइमों का क्लासिफिकेशन और एंजाइमों के जो लक्षण हैं उसके बारे में जानकारी दूंगा। धन्यवाद।